क्योंकि आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है, आप ऐसा मत सोचिए कि कैलीकट में ये प्रोग्राम हो रहा है। ये कैलीकट में प्रोग्राम नहीं हो रहा है। ये प्रोग्राम कैलीकट में हुआ तो भी ये प्रोग्राम का जो असर है इंडिया के अलग अलग इलाकों में हो रहा है। खासकर नागपुर में और दिल्ली में इसका असर हो रहा है। पूरे इंडिया के नेशनल मीडिया में प्राइम टाइम में कहने लगे कि पॉपुलर फ्रंट जहां शुरू हुआ था केरला में, वहीं पर पॉपुलर फ्रंट प्रॉब्लम में है। पॉपुलर फ्रंट के लीडर्स जेल में हैं। पॉपुलर फ्रंट के ऑफिस में रेड हो रहा है। पॉपुलर फ्रंट फिनिश, पॉपुलर फ्रंट खत्म हो गया। और बहुत सारे लोग प्राइम टाइम में बैठकर, न्यूज में बैठकर बहुत खुश हो रहे थे कि पॉपुलर फ्रंट केरला में खत्म, पॉपुलर फ्रंट बिहार में खत्म, पॉपुलर फ्रंट तेलंगाना में खत्म, पॉपुलर फ्रंट पूरे इंडिया में खत्म। लेकिन आज के इस प्रोग्राम ने उनको जवाब दे दिया है कि जिस तरीके से ये समुद्र में जो लहरें होती हैं, उन लहरों को रोकने के लिए आप कंक्रीट डालो या पत्थर डालो या स्टील डालो, ये समुद्र रुकने वाला नहीं है। उसी तरह पॉपुलर फ्रंट के सामने आप यूएपीए डालो, ईडी डालो, एनआईए डालो, पॉपुलर फ्रंट रुकने वाला नहीं है। ठीक है, पॉपुलर फ्रंट को जो लोग जानते हैं, जो पॉपुलर फ्रंट को स्टडी करते हैं, वो लोग एक बात जानते हैं कि पॉपुलर फ्रंट शुगर कोटेड बात नहीं करता। हम ये शुगर कोटेड, चॉकलेट, ऐसे मीठे मीठे बातें हम नहीं करते। जो है वो हम बोलते हैं, जो सच है वो हम सामने रखते हैं। हमें अगर एक कैंपेन करना था तो कोई शुगर कोटेड जोड़ो तोड़ो इस तरीके का कैंपेन हमें नहीं करना है। हमें डायरेक्ट कैंपेन करना है। इंडिया के अंदर डायरेक्ट प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। ऐसे एक टाइम पर भी अगर आप इंडिया के प्रॉब्लम को डायरेक्ट एड्रेस नहीं करोगे तो कब करोगे? इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमानों को नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ एक संगठन को नहीं है। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक कम्युनिटी, एक पार्टी को नहीं है। अगर इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है, फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आने वाला है, वो प्रॉब्लम इंडिया के रिपब्लिक को है, इंडिया के डेमोक्रेसी को है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया में बैठे वाला एक संघ परिवार जिसका एक आइडियोलॉजी है, जिसको वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी कहते हैं। आज से 20-25 साल पहले उस आइडियोलॉजी को कोई नहीं पसंद करता था। हिंदू धर्म के लोग भी हिंदुत्व को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था हिंदुत्व को। लेकिन आज हिंदुत्व को इंडिया का मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी बनाया जा रहा है। हिंदुत्व को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आप हिंदुत्व के बारे में क्रिटिसाइज करेंगे तो मीडिया चैनल्स कहते हैं देखो हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कब से हिंदुत्व हिंदू धर्म हो गया? कब से आरएसएस का एक आइडियोलॉजी जो सावरकर के नाम एक शख्स ने जिसको प्रमोट किया था, कब उसका आइडियोलॉजी हिंदू धर्म का आइडियोलॉजी हो गया? यही काम 2014 से फुल फ्लेज में हो रहा है। इंडिया को चाइना की तरह, रशिया की तरह एक सिंगल पार्टी, एक रूल कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है इंडिया के अंदर भी जो ये डेमोक्रेटिक राइट्स है, इस डेमोक्रेटिक राइट्स को छीन लिया जाए ताकि इंडिया को भी चाइना के जैसा बनाया जाए, इंडिया को भी रशिया के जैसा बनाया जाए, इंडिया को भी जो है सीरिया के जैसा बनाया जाए। ये बीजेपी आरएसएस का टारगेट है। ये साल बीजेपी ने, आरएसएस ने एक नया कैंपेन शुरू कर दिया था, आजादी का अमृत महोत्सव। सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उस कैंपेन में साथ दिया। लेकिन इस कैंपेन में आजादी के नाम पर बीजेपी असल एजेंडा क्या पुश कर रहा था? बीजेपी, आरएसएस असल एजेंडा यह पुश कर रहा था कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को चेंज करने की आरएसएस कोशिश कर रहा था। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में आरएसएस का जो जीरो रोल है, उस जीरो रोल को बदलकर पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल का क्रेडिट लेने की आरएसएस कोशिश कर रहा था। आरएसएस हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकता, इसलिए इनके पास जा जाकर एक ही आदमी बचा है। वो एक आदमी है सावरकर, जिसको आज इंडिया में सॉरी कर कहा जाता है। आरएसएस में असल एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये है कि आरएसएस के पास कुछ भी नहीं है हिस्ट्री में बताने के लिए। अब अपने पास हिस्ट्री में बचाने के लिए कुछ भी नहीं है,
तो किसी को टारगेट करना पड़ेगा। और इंडिया में आरएसएस के टारगेट के लिए प्राइम टारगेट उनके लिए कोई है तो मुस्लिम कम्युनिटी है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर 20 करोड़ मुसलमान हैं। इन 20 करोड़ मुसलमानों को ना तो कत्ल कर सकते हैं, ना तो 20 करोड़ मुसलमानों को इंडिया से बाहर भेज सकते हैं। तो क्या करो, डेमोनाइज देम, एलियनेट देम, हैरेस देम, ऑप्रेस देम, सेकंड क्लास सिटीजन बनाओ। ये गोलवालकर ने कहा था और आज वही चल रहा है इंडिया में। आज अफसोस अलग अलग कम्युनिटीज हैं, सारे कम्युनिटीज ने कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। यूपी इलेक्शन में हमने देखा, 2019 इलेक्शन में हमने देखा, अलग अलग कम्युनिटीज ने अपने कम्युनिटी इंटरेस्ट को सामने रखकर बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। अगर इंडिया में कोई एक कम्युनिटी थी जिसने बीजेपी के कम्युनल एजेंडा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी थी। मुस्लिम कम्युनिटी ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए हम प्राइम टारगेट हैं। वो प्राइम टारगेट की वजह से आज हम इंडिया में देख रहे हैं एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज मुस्लिम इज अ क्राइम। नमाज पढ़ना क्राइम, हलाल खाना क्राइम, हिजाब पहनना क्राइम, अजान क्राइम, मस्जिद क्राइम, हर चीज क्राइम। एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है ये बुलडोजर? क्या है बुलडोजर? कितने आरएसएस वालों के घरों में बुलडोजर आए, कितने बीजेपी के घरों वाले में बुलडोजर आए? क्यों ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों में आ रहे हैं? क्यों? गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज है। क्यों यूएपीए सिर्फ मुसलमानों पे लगाया जा रहा है? कर्नाटक के अंदर एक वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर 3 मर्डर हुए। मसूद, प्रवीण, फाजिल, 3 मर्डर हुए। मसूद के मर्डर में नो कॉम्पेंसेशन, नो यूएपीए, नो एनआईए। फाजिल के मर्डर में नो कॉम्पेंसेशन, नो यूएपीए, नो एनआईए। प्रवीण के मर्डर में यूएपीए, एनआईए, कॉम्पेंसेशन, हैरेसमेंट, हर चीज। एनआईए का काम क्या है आज इंडिया में? केरला में आई थी एनआईए निकाह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन अभी एनआईए का रोल बदल गया है। अभी एनआईए का रोल क्या है? एनआईए को क्या काम दिया गया? एनआईए का काम है एक 302 मर्डर केस को, एक 307 अटेम्प्ट टू मर्डर केस को, इन 153A केस को किस तरीके से टेरर केस में कन्वर्ट करें, यह टास्क एनआईए को दिया गया है। इस गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है, हमें प्रूव नहीं करना है, हमें सिर्फ हैरेस करना है, हम बेल ही नहीं देंगे। इसलिए आप देखिए, जामिया के बच्चे, जेएनयू के बच्चे, कैंपस फ्रंट के स्टूडेंट्स, अंशद और फिरोज, सिद्दीक कापन, इन्हें बेल भी नहीं मिलता। वहीं पर आप देखेंगे कर्नाटक के अंदर फाजिल के मर्डर में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, 1 महीने के अंदर उन्हें बेल हो जाता है। 1 महीने के अंदर बेल हो जाता है, 1 महीने के अंदर वो बाहर आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। बिल्किस बानो का रेप होता है, पूरी दुनिया शॉक में हो जाती है, उनको फ्री किया जाता है। पूरे दुनिया में एक आवाज उठती है, कोई केयर नहीं करता। असल में ये गवर्नमेंट मैसेज दे रहा है, असल में ये गवर्नमेंट मैसेज दे रहा है कि वी डोंट केयर। हम लोग एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज को अब छुपाएंगे नहीं। आरएसएस का एजेंडा भी हिडन नहीं है, पहले हिडन था, अभी आरएसएस का एजेंडा हिडन नहीं है, आरएसएस का एजेंडा ओपन है। इस ओपन एंटी मुस्लिम एजेंडा को आरएसएस लेके गई है और उस एंटी मुस्लिम एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक प्रॉब्लम ये है, हम सोच रहे हैं कि चंद सेक्युलर लीडर्स हैं, ये लोग हमारी हिफाजत कर देंगे। हमारी एक प्रॉब्लम है, हम लोग यहां वहां मसीहा को ढूंढते हैं। मसीहा केरला में पिनरायन विजयन, तमिलनाडु में स्टालिन, वहां ममता। इतना इनके ऊपर एक इज्जत, इतना इनके ऊपर भरोसा, सिर्फ उनके नाम के आगे रजी अल्लाह ताला अन्हु लगाना बाकी है। सिर्फ ये पेंडिंग है, बाकी सब हो गया, बाकी सब हो गया।
लेकिन मैं आपके सामने एक बात कहता हूं, ये जो सेक्युलर पार्टीज के पीछे आप लोग जा रहे हैं, याद रखिए, इन सेक्युलर पार्टीज के पास सामने जब दो ऑप्शन आएगा, इन सेक्युलर लीडर्स के सामने जब दो ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन मुस्लिम्स के राइट्स के बारे में बात करना और सेकंड ऑप्शन मेजॉरिटी वोट्स को प्लीज करना, तो ये सेक्युलर पार्टीज जो हैं मुस्लिम राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, मेजॉरिटी वोट्स के लिए काम करेगी। याद रखिए इस चीज को। हर सेक्युलर स्टेट्स में आप देखिए, हर सेक्युलर स्टेट में आपको यही दिखेगा। जब बात मुसलमानों की आती है, मुसलमानों के राइट की आती है, यही सेक्युलर पार्टीज अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल को भूल जाती है। ये लोग गांधी को बहुत याद करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तब गांधी को भूल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, गांधी के ऊपर भी, महात्मा गांधी के ऊपर भी आरएसएस के लोगों ने एक लेबल लगाया था। वो लेबल क्या था कि महात्मा गांधी प्रो मुस्लिम है। गोडसे को महात्मा गांधी से प्रॉब्लम क्या था? क्योंकि गोडसे कह रहा था कि महात्मा गांधी प्रो मुस्लिम है, पूरा का पूरा आरएसएस कह रहा था महात्मा गांधी प्रो मुस्लिम है। लेकिन उस वक्त महात्मा गांधी ने आरएसएस को खुश करने के लिए मेजॉरिटी अपीजमेंट का नाटक नहीं किया। जो है वो है, ये बात उन्हें पसंद नहीं आई, इसलिए हमने देखते हैं कि गोडसे ने जाकर गांधी को मर्डर कर दिया। इंडिया का सबसे बड़ा टेरर अटैक हुआ, महात्मा गांधी का मर्डर किया गया। और आज ये सेक्युलर पार्टीज जो अपने ऑफिस में महात्मा गांधी का फोटो लगाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की ये जो एक पॉलिसी थी कि अपीजमेंट, मुस्लिम माइनॉरिटी राइट्स को छोड़कर मेजॉरिटी अपीजमेंट के पीछे मत जाओ, ये जो एक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को इन्होंने रिजेक्ट किया। 2014 से लेकर अब तक 167 सेक्युलर पार्टीज के एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। 167 एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन किया है। उस 167 में 100 कांग्रेस के लोग हैं, मोर देन 100 कांग्रेस के लोग हैं। यानी जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी को दूर रखने के लिए, बीजेपी के कम्युनल एजेंडा को हराने के लिए, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने इन सेक्युलर पार्टीज को वोट दिया, वो सेक्युलर पार्टीज इलेक्शन में जीतने के बाद बीजेपी को सेक्युलर लोगों ने हरा दिया, लेकिन सेक्युलर पार्टीज ने बीजेपी को जिता दिया। तो अब वक्त आ गया है एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी की तरफ, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के बारे में सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि जिन पर आपने भरोसा किया वो ये आरएसएस के थ्रेट से नहीं लड़ सकते। ये जो आज इंडिया के अंदर अपोजिशन पार्टीज बहुत हैं, लेकिन इंडिया में ऑपोजिशन नहीं है। इंडिया में ऑपोजिशन पार्टीज बहुत हैं, लेकिन ऑपोजिशन नहीं है। इसलिए आज आरएसएस समझ रहा है इंडिया के अंदर आरएसएस के एजेंडा के लिए अगर सबसे बड़ा ऑपोजिशन कोई है तो वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। आरएसएस के एजेंडा में सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा फियर है। आरएसएस चाहता है कि फियर डालें, लेकिन जहां जहां पॉपुलर फ्रंट आता है वहां से फियर भाग जाता है। तो आरएसएस का जो ये फियर का एजेंडा है, उस फियर के एजेंडे को पॉपुलर फ्रंट डिमोलिश करता है। ये एक रीजन है। आरएसएस चाहता है कि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी एक अनऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम कम्युनिटी हो, और आरएसएस हमेशा चाहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी एलियनेट हो, डिवाइडेड हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ने इस मुस्लिम कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। वो चाहते हैं इंडियन मुस्लिम्स को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता ना चले, अपने राइट्स के बारे में पता ना चले। जिस दिन से पॉपुलर फ्रंट इंडिया के सीन में आया है, हमने इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को उनके लीगल राइट्स और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बताया है। ये जो चीज आरएसएस तोड़ना चाह रहा था, ये पॉपुलर फ्रंट ने लाया है। आरएसएस चाहता है कि उनके एजेंडा के सामने कोई ना रुके, लेकिन पॉपुलर फ्रंट एक कल्चर को प्रमोट कर रहा है। वो कल्चर ये है कि अगर आपके सामने इनजस्टिस होता है तो खामोश नहीं रहना है, इनजस्टिस के खिलाफ बात करना है। ये जो एक बात करने का एक कल्चर, एक एटीट्यूड पॉपुलर फ्रंट ने शुरू किया है, इसलिए पॉपुलर फ्रंट से प्रॉब्लम है। और आखिरी चीज, पॉपुलर फ्रंट को वो लैंग्वेज आता है जो लैंग्वेज आरएसएस को समझ में आता है। हम उनके लैंग्वेज में बात करते हैं, हम शुगर कोटेड बात नहीं करते। आरएसएस का एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज सिर्फ आरएसएस को पता था। हमने उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना सीख लिया, और अभी
हम आरएसएस से उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, इसको इसलिए आरएसएस को हमारे से प्रॉब्लम है। और जब इतना बड़ा एक ऑपोजिशन आरएसएस के खिलाफ रुकेगा, आपको क्या लगता है, क्या वो हमें आसानी से काम करने देंगे? नहीं। पूरा मिशनरी को इस्तेमाल किया है पॉपुलर फ्रंट को खत्म करने के लिए, फुल मिशनरी। हर एजेंसी को सुपारी दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पॉपुलर फ्रंट को खत्म करने के लिए। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर कर भी हर दिन हम लोग आगे जा रहे हैं। 2009 में इसी कैलीकट में पॉपुलर फ्रंट 3 स्टेट्स में था। 2009 में इसी बीच में जब हमने पॉपुलर फ्रंट को नेशनल मूवमेंट लॉन्च किया था, 3 ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलर फ्रंट थे। आज 20 से ज्यादा स्टेट्स में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। यह हमारा ग्रोथ है। अब लास्ट ऑप्शन जो हमारे सामने वो लोग लेके आ रहे हैं, जो मीडिया में प्रमोट कर रहे हैं, पॉपुलर फ्रंट को बैन करो, पॉपुलर फ्रंट को शट डाउन करो, शट डाउन करो, पॉपुलर फ्रंट को बैन करो। मीडिया डिमांड कर रहा है पॉपुलर फ्रंट को बैन करो। क्या समझा है मीडिया ने? क्या पॉपुलर फ्रंट रेलवे स्टेशन में कोई चाय का दुकान है? क्या आप लोग बंद कर देंगे? ये कोई चाय का दुकान नहीं जिसको आप बंद करेंगे। ये इंडिया में एक डेमोक्रेटिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्री में के अंदर रहकर लीगली काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। लीगली हमें बैन करने के लिए इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिगेशन हम पर नहीं है। आप इंडिया में किसको बैन कर सकते हैं? आप इंडिया में उसको बैन कर सकते हो जो देश के खिलाफ काम करता है। और पॉपुलर फ्रंट के ऊपर आज तक ऑन रिकॉर्ड एक भी ऐसा इल्जाम नहीं है जो देश के खिलाफ है। और मैं यहां पर लिबरल से भी कहना चाहता हूं, मैं यहां पर लिबरल्स और सेक्युलर से भी कहना चाहता हूं, यही लिबरल्स और सेक्युलर्स आकर कहते हैं नहीं पॉपुलर फ्रंट के ऊपर एलिगेशन है, हम पॉपुलर फ्रंट के साथ काम नहीं कर सकते। आप सीपीएम के साथ काम कर सकते हैं। वो सीपीएम जिस पर आरएसएस वर्कर और बीजेपी वर्कर और पॉपुलर फ्रंट वर्कर्स का मर्डर केसेस है, वो सीपीएम क्रिमिनल नहीं है। आप टीएमसी के साथ काम कर सकते हैं, जिसके कैडर ने एक घर के अंदर 11 लोगों को जिंदा जला दिया, वो टीएमसी क्रिमिनल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग अलग अलग स्कैम में मर्डर केसेस में इन्वॉल्व हैं, वो लोग क्रिमिनल नहीं है। पॉपुलर फ्रंट क्रिमिनल है। आपको असल प्रॉब्लम पॉपुलर फ्रंट से नहीं, आपको असल प्रॉब्लम यह है क्योंकि पॉपुलर फ्रंट एक मुसलमानों की बनाई हुई तंजीम है। यह आपको असल प्रॉब्लम है, यह आपको असल प्रॉब्लम है। यह पूरे ड्रामेबाजी है। अभी जब एक इंडिया को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को एक फैसिस्ट स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसे टाइम पर घर के अंदर एसी रूम में बैठकर एक्टिविज्म नहीं चलेगा। अब आपको पॉपुलर फ्रंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाहर आना पड़ेगा।